हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पॉलिटी है। इससे पहले का सेशन और इसके बीच का गैप मेरे ख्याल से 90 दिन के आसपास हो गया। मैं जब जब ये बोलता हूँ कि आज के बाद आपको वीडियो डेली मिलेगी, उसके बाद तो बिल्कुल बेड़ा गर्क ही हो जाता है। इसलिए हम आज के बाद कोई भी प्रॉमिस नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमसे जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे अपना कंटेंट डिलीवर करने की। ठीक है, हमारा चल रहा था डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को क्या क्या करना चाहिए जनता की भलाई के लिए, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने 3 भाग, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, एक आपका था नागरिकता और एक था आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मैंने उस तीनों भाग को बिल्कुल बारीकी से अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप उसको इससे पहले के सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक हमारा आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारा आता है डीपीएसपी। उसमें भी मैंने 36 से लेकर 43 मतलब 43 तक मैंने कवर कर दिया है। आप उसको भी देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे 44 से लेकर 51 तक। हम एक लेते हैं क्विक रिविजन ताकि आपको पूरी बात बिल्कुल ध्यान में आ जाए। हमारा 36 ये बोलता था, पहले आप ये जान लीजिए, जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 में हमारा डीपीएसपी है। कहने का मतलब भाग 4 में ये दिया गया है कि हमारी जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसका क्या ड्यूटी होना चाहिए अपने जनता के लिए। हम उसी को बोलते हैं कि उसको हम कुछ निर्देश दे रहे हैं, नैतिक रूप से कोई अच्छा काम करे हमारे लिए, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। दूसरी बात, ये हमारा भाग 4 में है। और तीसरी बात, इसका जो नंबर है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारा आता है। ठीक है, चलिए 36 हमारा सिंपल ये बोलता है कि किस किस को हम राज्य बोलेंगे, मतलब राज्य की सिंपल परिभाषा। 37 बोलता है कि ठीक है, अगर आपका डीपीएसपी फुलफिल नहीं होता है तो आप सरकार पे कभी केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये सिर्फ ड्यूटी है। सरकार आपकी बात मान भी सकती है इस केस में और नहीं भी मान सकते, इसके लिए आप कोर्ट कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, फिर आपका 38 ये बोलता है कि ठीक है, सरकार जो जनता है उसके भलाई के लिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, उसके लिए कुछ हद तक काम करेगी ताकि जनता को कुछ फ़ायदा हो। उसके बाद 39 हमारा ये बोलता है कि जो आदमी समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, मतलब 2 पर्सन है, दोनों अगर सेम ही काम करता है तो दोनों को आप बराबर पैसा दोगे, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है, महिलाओं को कम पैसा मिलता है उसी काम के लिए, और जो मेल लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। उसके बाद हमारा 40 आता है, 40 गांधी जी का फेवरेट। उनमें ये लिखा गया कि हर एक राज्य में कम से कम ग्राम पंचायत ला दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी राज्य हैं हर एक में ग्राम पंचायत होगा ही होगा, कहीं कहीं पे है भी, किसी किसी एरिया में नहीं भी है, लेकिन सरकार कम से कम उम्मीद करती है कि ठीक है हम यहाँ पे ला देंगे ग्राम पंचायत। हम लोग उम्मीद करते हैं बेसिकली, ताकि जनता की कुछ हद तक गांव के लेवल पे जाके भलाई हो सके। फिर आपका था 41 मतलब 41। उसमें सिंपल ये लिखा गया था कुछ कुछ बेसिक कंडीशन में, जैसे मान लेते कोई विकलांग है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई फिर विधवा हो गया, आप उसको कुछ कुछ पैसे दे के आप कम से कम उसको फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। ये भी सरकार से हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। 42 से पहले हमारा ये बोलता है कि आप हमको काम करने का एक अच्छा कंडीशन दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको नाला के बगल में एक ऑफिस खोल दीजिए और बोलिए वहाँ पे काम करने के लिए, दिमाग रहेगा तभी तो काम कर पाएंगे वहाँ पे, तो हमको कम से कम अच्छा जगह दीजिएगा ना काम करने के लिए। इसी को बोलते हैं मनोचित दशा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 44 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 44 हमारा सिंपल ये बोलता है यूसीसी, कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका हिंदी होता है सामान्य नागरिक संहिता। संहिता का मतलब बेसिकली होता है आप कानून समझ सकते हैं, लॉ, नियम। इसका मतलब एक देश एक नियम। कहने का मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उस पर एक ही ढंग का नियम लगेगा। अगर 2 लोग किसी भी धर्म का हो, अगर कोई एक ढंग का पनिशमेंट मतलब कोई भी क्राइम किया है तो दोनों पे सेम ढंग का नियम लगेगा और सेम ढंग का पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ये बोलता है। समस्या ये है कि हमारे इंडिया में कई धर्म के लोग भी रहते हैं, कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनका रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उनका डिमांड ये होता है कि मुझे जब मिले पनिशमेंट तो मुझे मेरे अनुसार पनिशमेंट दिया जाए, है कि नहीं। उनका अलग अलग कल्चर होता है, उनका अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल हैं तलाक का, जो आपका गोद भराई हो गया, वसीयत कहने का मतलब जो पिताजी हैं अपना संपत्ति अपने पुत्र को बाद में जाके दे देते हैं, वो सब। जो विवाह का नियम है, ये सब केस में अगर किसी धर्म के लोग अगर किसी बात को लेके अगर मान लेते कोर्ट में जाते हैं, अगर उनको पनिशमेंट दिया जाता है तो ये सोच कर दिया जाता है कि उनके धर्म में क्या लिखा गया है, उनका जो रीति रिवाज है उसके अनुसार उसको थोड़ा सा कहीं के पनिशमेंट मिलता है। लेकिन डीपीएसपी में ये लिखा गया है कि आप हर एक नागरिक को बराबर मान लीजिए, चाहे किसी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जो भी हो, हर एक नागरिक के लिए सेम ढंग का कानून रहेगा अगर वो सेम ढंग का क्राइम किया है तो। ठीक है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है वो। सिर्फ इकलौता एक हमारा स्टेट है गोवा, जहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। अदरवाइज किसी भी स्टेट में ये यूसीसी लागू नहीं है। ठीक है, ये हमारा था आर्टिकल 44।
फिर आपका 45 हमारा बोलता है कि जो भी बच्चे 6 से लेके 14 साल तक है ना, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा। सरकार का ये ड्यूटी बनता है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक का, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिए, फ्री में आप शिक्षा दीजिए। ये पहले था उसका ड्यूटी, ठीक है, मतलब मान भी सकती थी सरकार, नहीं भी मान सकती थी, लेकिन अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब हम इसके लिए सरकार पे केस भी कर सकते। क्यों? क्योंकि 86th अमेंडमेंट मतलब 86वां संशोधन किया गया था 2002 में। उसमें ये बोला गया था, ये जो आपका था ना ये ड्यूटी, अब आप इसको मौलिक अधिकार बना दीजिए, और ये जो आपका मौलिक अधिकार है इसको 21 के क में रखा गया है। इसके बारे में मैंने फंडामेंटल राइट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये था पहले ड्यूटी बच्चों को पढ़ना, लेकिन अब ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। अब हम सरकार से इसके खिलाफ, मतलब अगर मुझे ये नहीं मिलता है तो हम उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। सरकार का ड्यूटी भी है, अब ये हमारा राइट भी है कि बच्चों को कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, और उसको हेल्थ में मिलना चाहिए, स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी तो पढ़ पाएगा, दिमाग रहेगा ठीक तभी तो कुछ बच्चा पढ़ पाएगा ना। उसी के लिए बोलते हैं यहाँ पे आप दोनों चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम बच्चों को दीजिए। उसके बाद 46 ये हमारा है 3 SC ST BC। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। एक आपका होगा BC का मतलब बेसिकली बैकवर्ड क्लास होता है। आप सिंपल समझिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो उनके लिए सरकार क्या करती है कि ठीक है, हम तुमको ना अलग तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, जो मेरे पास कुछ पैसा मिलेगा हम तुमको थोड़ा सा देते रहेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लेते मुझे टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स कई ढंग से मिलता है। सरकार अमीर से टैक्स लेगी और जो गरीब लोग हैं ना उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस देके उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके बांट देगी, ताकि जो अमीर है उसको तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जो गरीब है उसी के हेल्प से थोड़ा सा कहीं के ऊपर है। इनका सिंपल ड्यूटी ये होता है कि ठीक है, अमीर इस लेवल पे, गरीब इस लेवल पे, इसका पैसा लेके थोड़ा सा कम से कम बैलेंस कर दे। इतना आसान ये भी नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है कि चाहे SC के लोग हों चाहे ST के लोग हों, जो भी इस जाति के लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा अच्छा खासा सरकार से हेल्प मिलता है। चाहे शिक्षा में आप देखिएगा, उनके लिए किसी कॉलेज में चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में उनका सीट पहले से रिजर्व रहता है। दूसरी बात, नौकरी के लिए आपको पता है, नौकरी में वैकेंसी के लिए भी उसका सीट पहले से फिक्स रहता है कि इस पर सिर्फ SC के ही लोग आएंगे, ST के ही लोग आएंगे। दूसरी बात, जितना भी वनडे एग्जामिनेशन होता है, आप कटअप का देखिएगा, ये गैप देखिएगा, जो OBC है, चाहे आप BC मान लीजिए, जो आपका OBC है एक आपका जनरल, उसका कटअप अगर 150 हो जाएगा ना, दोनों लगभग पास ही है। SC ST का सीधे 120 पहुंच जाता है, इतना का गैप। इसका मतलब सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि जो ST के लोग हैं, जो SC के लोग हैं, उनको थोड़ा सा कहने की ज़्यादा मौका दे, ताकि वो भी सरकारी नौकरी में आ पाए। उसके बाद कोई भी स्कीम, सरकार कोई भी अपना स्कीम लाएगी ना, तो पहले ये सोच के लाएगी कि जो इस ढंग के लोग हैं ना, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा पाए। सरकार उसके लिए घर देती है, सरकार उसके लिए बहुत कुछ देती है, राशन वगैरह देती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 हमारा बोलता है पोषाहार, कहने का मतलब न्यूट्रिशन। जितने भी लोग हैं, जो खास करके इस कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, जो भी गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो ठीक से खाना भी खा पाए। अगर खाना ठीक से खाएंगे नहीं तो ऑब्वियस से बात है उनका हेल्थ ठीक रहेगा नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं, तो ऑब्वियस से बात है इंडिया कैसे डेवलप करेगा। इसलिए सरकार ये करती है कि ठीक है, जो भी लोग हैं ना इस कैटेगरी के, जो भी गरीब लोग हैं ना, हम उनको पहुंचाएंगे, राशन देंगे, हम उसको मिड डे मील देंगे, मतलब तुमको कम से कम इतना खाना देंगे ताकि तुम कम से कम स्वस्थ रह सको। उसी को बोलते हैं पोषाहार, न्यूट्रिशन देना, ठीक है। आपका था मिड डे मील, जो भी बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, उसको दोपहर में डेली खाना मिलता है, इसको बोलते हैं मिड डे मील। क्यों? ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। दूसरी बात, राशन वगैरह, जितने भी लोग हैं उनको भी हर महीना 1 पर्सन पे 5 kg के हिसाब से लगभग गेहूं और चावल भी मिलता है, जिसको हम राशन बोलते हैं, ठीक है। तो राशन भी देती है, और एक आपका मिड डे मील वो भी देती है सरकार, ताकि कम से कम जो हमारे इंडियन जो सिटीजन है, खास करके गरीब लोग, उनको कम से कम हेल्थ का ख्याल रखा जाए। दूसरी बात, अगर जब दे ही रही तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बांटते चले। जो भी नशीली दवाई है ना, जिससे लोग नशा करते हैं या फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर बैन भी लगाना है ना। नहीं तो बोलेगे ठीक है, खुला छूट है, जाओ जितना बेचना है बेचो। जब बिकना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है उसका लत किसी आदमी को लग सकता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनका अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडियन सोसाइटी पे भी फर्क पड़ता है। दूसरी बात, शराब, ये एक अच्छा टर्म है ना, शराब। सरकार कोशिश करती है कि इसको भी बंद कर दें। सिर्फ 2 सरकार, एक बिहार का और एक गुजरात का, अभी तक बैन की हुई है, अदरवाइज कोई भी सरकार शराब को अभी तक बैन नहीं की है।
ठीक है, इतना आसान नहीं होता इसको बैन करना। आप जान लीजिए जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है ना, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू हमको शराब से ही मिलता है। अगर बिहार सरकार शराब बंद किया ना, आप समझिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा उसको, ठीक है। दूसरी बात, आप देखिए ना कोविड का जो दौर था बीच में, तो केजरीवाल साहब क्या किए दिल्ली में, हम घर घर तक पहुँचाएंगे शराब। क्यों? टैक्स चाहिए ना, हम लोग पैसा देते हैं उन पर कि ठीक है आप काम कीजिए काम कीजिए। जब तक उनके पास पैसा आएगा नहीं तो काम कैसे करेंगे? इसीलिए बोलते ठीक है शराब पियो आराम से, तुम मुझे दो टैक्स, उसी का बनवा देंगे रोड, ठीक है। तो सरकार ये कोशिश करते आपको स्वास्थ्य मिले, मतलब खाना मिले ठीक से। दूसरी बात, ना आपको दवाई मिलेगा ऐसा, ना आपको शराब मिलना चाहिए। 2 राज्य बंद कर दिया, बाकी सब राज्य में अभी भी ये सब लीगल है, आप वहाँ पे जाके खरीद भी सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 48 हमारा सिंपल ये बोलता है कृषि और पशुपालन। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कृषि है और एक आपका पशुपालन है उसको करे प्रमोट, उसको दे बढ़ावा, ताकि बहुत सारे लोगों को काम मिल सके। आप ऐसे भी जान लीजिए इंडिया में आधे लगभग लोग हैं जो कृषि में ही काम करते हैं, या फिर पशुपालन, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ये सब में वो लोग काम करता है। तो वही सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं ये सब पे इतना छूट दे, इसको प्रमोट करे, ताकि हम लोग इस पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है, खेती के लिए जितने मशीन आते हैं ना उसका कीमत थोड़ा सा डाउन रखती है, या फिर जो कंपनी है जो बनाती है ना उस पर मिलता है सब्सिडी, ताकि थोड़ा सा कीमत घट जाए और ताकि किसान इसको आसानी से खरीद पाएँ। खाद मिलता है ना खेती के लिए, उसका भी कीमत बहुत हद तक डाउन किया जाता है ताकि किसान लोग खरीद पाएँ। दुधारू पशु की हत्या, अब जो भी पशुपालन की बात करते हैं उसमें जितने भी है ना पशु जो आर्थिक रूप से यूजफुल है, मतलब जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे जो भी भैंस हो, उससे हम दूध बेचते हैं, उसका दूध बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। वही कहने का मतलब है जो भी मेरे पास जानवर है जिससे हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम लोग बेनिफिट लेते हैं, या फिर पैसे के मामले में हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं, आप उस पर हत्या पे रोक लगा दीजिए, कोई भी इसको मार नहीं सकता है, ठीक है। ये हमारा DPSP कहता है, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहने का मतलब आप एक अच्छे किस्म का बीज लाइए, ताकि कम एरिया में भी अच्छे बीज की वजह से हम अच्छा खासा एग्रीकल्चर, अच्छा खासा वहाँ पे खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको बीज को ही देना बढ़ावा। उसके बाद नाबार्ड कहने का मतलब, अब इसी के फायदे के लिए एक स्थापना किया गया था बैंक का, जिसका नाम था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कहने का मतलब केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, ताकि जो किसान लोग हैं उनको कुछ हद तक हम लोग लोन दे सके, ताकि ये आराम से खेती कर सके। लोन अब ऐसा नहीं कि आपको नाबार्ड से डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अब RBI देती है इसको पैसा, और जो आपका नाबार्ड है वो क्या करता है, बेसिकली हर एक बैंक में जाके थोड़ा सा पैसा दे देती है। लेकिन आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपने जाइएगा ब्लॉक में, वहाँ पे एक हैं एनिमल डिपार्टमेंट के या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड होंगे, आप उनसे बात कीजिएगा। फिर जाकर एप्लीकेशन भरने के बाद वो एप्लीकेशन आगे करेगा फॉरवर्ड, उसके बाद जाके नाबार्ड के थ्रू आपको अच्छा खासा लोन भी मिल जाएगा, ठीक है। और सरकार इस पर देती है सब्सिडी भी, ठीक है, ताकि जो किसान लोग हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट इसका मिल सके। दूसरी बात, जो आपका नाबार्ड है ना उसकी स्थापना किया गया था 1982 में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो आपका हेड क्वार्टर हो जाएगा ये आपका मुंबई में, महाराष्ट्र, ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में 48 के ए में ही एक चीज़ और जोड़ा गया जिसको बोलते हैं वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण। अगर कृषि को बचाएंगे मतलब देंगे बढ़ावा, और पशुपालन को देंगे बढ़ावा, तो बाकी सब जो भी जानवर हैं हमारे इंडिया में या फिर जो भी जंगल है हम उसको भी तो बचाएंगे ना, ठीक है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि जितने भी आपके पास वन्य जीव हैं, जितने भी मेरे पास पेड़ हैं, उसको भी बचाना है, ये भी सरकार का काम है। इसलिए सरकार क्या करते हैं, नेशनल पार्क खोलते हैं, जितने भी जंगल है उसको बाउंड्री से घेर के आप वहाँ पे जाके घूम भी सकते हैं। और सरकार कोशिश करते हैं जो भी जानवर हैं, चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो, जो भी जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, जंगली जानवर की बात करें, वो सब एनिमल्स उस जंगल में अभी भी सुरक्षित है, ठीक है। हम वो लोग उसको भी बचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे, ठीक है। 51A क्या है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 49, मतलब 49 की बात करते हैं। 49 में हमारा ये दिया गया है कि जो हमारे भारत का धरोहर है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो काफ़ी पुराना है और हमारा एक इतिहास रहा है, हम उसको रखेंगे बचा के, हम उसी को बोलते हैं धरोहर, ठीक है, जिसको हम खोना कभी नहीं चाहेंगे। जैसे हमारा हो गया ताजमहल, लाल किला, अशोक स्तंभ, जो भी है हम इसको बचा के रखना है, क्योंकि इसी से भारत का कहीं ना कहीं शुरुआत से इतिहास रहा है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसको भी तुम बचा के रखो, ठीक है। इसलिए सरकार क्या खोल दी है, ASI, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम ही है कि जगह जगह पे जाएगा, कहीं पे खुदाई करेगा, उसको कुछ भी मिला ना पुराना चीज़, वो जाके सरकार को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ मिला है,
ये काफ़ी पुराना है। अब सरकार बोलेगी ठीक है उसको उठा के लेके आओ, रख दो म्यूजियम में, और जब लोग उसी को देखने के लिए आएगा तो पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास है ना काफ़ी पुराने चीज़, एंटिक पीस, उसको भी बचा के रखना है। और जो भी हमारे पास मोनूमेंट्स हैं, मतलब बिल्डिंग वगैरह बोल सकते हैं, हम उसको भी बचा के रखेंगे ताकि लोग सब घूमने के लिए आएँ और उससे हम पैसा भी कमाएं और हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं ना उसमें से बहुत सारे को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद CISF। अब जो भी ये सब बिल्डिंग है ना उसकी सुरक्षा कौन करेगी? राज्य की पुलिस। उससे नहीं हो पाएगा। जो राज्य की पुलिस होते हैं ना वो उतना एक्टिव भी नहीं होती, वो दौड़ते दौड़ते भी थक जाते हैं, उसका तोंद भी बाहर आ जाता है कभी कभी। तो इसके लिए चाहिए फिट आदमी ना, तो दिल्ली से मतलब भारत सरकार खुद से अपना एक फोर्स भेजती है जिसका नाम है CISF। चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे अशोक स्तंभ हो, कोई भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर मोनूमेंट ऐसा वाला है तो उसकी सुरक्षा दिल्ली से आके एक फोर्स करेगी जिसका नाम है CISF। ये हमारे संभालते कौन? होम मिनिस्टर संभालते हैं। इसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, कहने का मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसी का काम है ये सब चीज़ की सुरक्षा करना। इसके पास अच्छा खासा बड़ा बड़ा राइफल भी होता है, हथियार अच्छा बोल सकते हैं। जो पुलिस है उसके पास तो इतनी गोली हो भी करता है, उससे क्या कर पाएगा लोग। ठीक है, तो ये सुरक्षा के मामले में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, इनको रखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने लिखा यूनेस्को में लिस्टेड। अब यूनेस्को क्या है, आप सिंपल समझिए, 1945 में एक बना था संगठन जिसका नाम था UN, यूनाइटेड नेशन। उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, हाँ उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। उसका काम है दुनिया में बिल्कुल शांति बना के रखना ताकि कोई भी कंट्री झगड़ेगा नहीं। उससे पहले था लीग ऑफ नेशन, वो भी टूट गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया था ना, उसके बाद ही बना आपका ये यूनाइटेड नेशन UN। उसी का एक हिस्सा समझिए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है कि हर एक कंट्री में जाके ये पता करे कि क्या क्या चीज़ इसमें खास है, उसको अपने में लिस्ट करेगा, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई के मामले में, सामाजिक क्षेत्र में और कल्चरल सोसाइटी के लिए क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। उसका काम है हर एक कंट्री को इस तरीके से हेल्प करना। अगर मान लेते यूनेस्को की लिस्ट में हमारा, अगर मान लेते इसमें से कोई लिस्ट हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि अब यूनेस्को खुद करेगा प्रमोट कि इंडिया में एक ताजमहल है, आप जाइए घूमने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे लिस्ट हो गया ना तो सब लोग विदेश के जितने भी लोग हैं ना आएंगे घूमने के लिए। इससे इंडिया को काफ़ी अच्छा खासा इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसलिए सरकार भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने ही मोनूमेंट है ना सबको इसमें लिस्ट करवा दें। ठीक है, चलिए उसके बाद 51 नहीं 50 51 पहले 50 की बात करते हैं। हमारे देश में 3 तरह का होता है व्यवस्था। पहला होता है लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं विधायिका। सेकेंड आपका होगा एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। तीसरा आपका होता है ज्यूडिशरी, इसको बोलते हैं न्यायपालिका। सिंपल समझिए, कोई भी नेता यहाँ का है उसको जिता के हम लोग भेज दें कहाँ पे, दिल्ली में, या फिर भेज दिए पटना। हम विधायक की बात करें तो अगर दिल्ली गया या फिर पटना गया तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई बनाएगा नियम। जब नियम बन जाएगा ना उस नियम को क्या बोलेंगे कि यह विधायिका बनाया है। ठीक है, लेकिन उस नियम को लागू कौन करेगा? क्या मंत्री खुद आएगा? तुम मेरी बात मानो। कल्पना कीजिए जो विधायक हैं, चाहे विधायक छोड़ दीजिए, हम सांसद की बात करते हैं। दिल्ली में है सांसद, वह बैठता है, अगर वो नियम ला दिया ठीक है आज के बाद कोई भी अगर हेलमेट नहीं पहनेगा उसको लेंगे 1 लाख रुपया। बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, लेकिन फिर मान लेते हैं। तो क्या लगता है उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए सरकार बोलेगी ना, देखो जितने भी है ना पुलिस, उसको बिल्कुल सख्ती से पेश आना होगा। तो जो हमारे पुलिस हो गए, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, जो मजिस्ट्रेट हो गए, वो सब क्या करते हैं, जो नियम बन गया ना उसको ज़बरदस्ती जनता पे थोपते हैं ताकि काम चल जाए। ठीक है ना, एक हो गया बनाने वाला जो नेता लोग करता है, एक हो गया उस नियम को लगाने वाला जो पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट करती है, इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। और अगर मान लेते हैं इसके बीच कोई समस्या हो गया ना तब जाके आएगा जुडिशरी, मतलब कोर्ट आएगा। तब जज बोलेगा बोलो भैया क्या समस्या तुम्हारी, तब जाके वो उसको जो करना होगा वो करेगा। तो आपका 50 में ही बोलता है कि सरकार का ये काम बनता है कि एग्जीक्यूटिव मतलब जो रूल को लगाता है वो, और एक आपका जुडिशरी न्याय देने वाला, उसको अलग रखो। अगर साथ चिपका के रखोगे तो वो घूस लेके काम भी तो बना सकता है ना। कल्पना कीजिए, मान लेते हैं पुलिस हमको पकड़ ली, ठीक है मान लेते हैं हम एक बहुत बड़े आदमी बन गए और हमारे ऊपर पे घर पे मान लेते हैं मेरे घर में छापा पड़ गया। कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर। और मेरे घर में मान लेते मिला 50-60 करोड़ रुपया। तो क्या बोलेगा, अच्छा 50-60 करोड़ रुपया तुमको मिला है, एक काम करते हैं तुम मुझे दे दो 20 लाख रुपया, हम तुमको छोड़ दें। 20 लाख नहीं, कम से कम 20 करोड़ मांगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ले लो। अब ये खुद से डिसाइड कर लिया ना, है कि नहीं। लेकिन अगर जज यहाँ पे होता है ना, जज का ये काम है, जज हमेशा इसको बोलेगा
तुम फैसला नहीं सुनाओगे, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, जो एक्यूज्ड है, जो गलती किया ना, तुम उसको पकड़ के तुम मेरे पास लाओगे, हम बोलेंगे क्या करना है। नहीं तो ये बीच में करेगा मीडिएशन वाला काम, ये खुद से बोल देगा, डराएगा कि तुमको 5 साल का जेल देंगे, तुमको 2 साल का जेल देंगे, ये घूस तो से लेकर काम पास करवा देगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 आपका सिंपल ये बोलता है कि जब इतना काम कर ही लिए हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो, अब कम से कम शांति से रह लो। ये खास करके दिया गया भारत सरकार के लिए, मतलब दिल्ली। सिंपल समझिए, अगर मान लेते हैं हमारा जो कंट्री है, उस कंट्री का समस्या किसी और कंट्री से हो गया, तो ये बोलता है कि भारत सरकार को कम से कम अगर समस्या हो गया ना, तो शांति से उसको सुलझा लो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत वहाँ पे है नहीं। ऐसा नहीं कि ठीक है पूरा अपना युद्ध कर लिए, आर्मी को भेज दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आपका समस्या है आप उसको शांति से सुलझाओ, लेकिन कभी कभी हम लोग को मजबूरन करना भी पड़ता है, ठीक है। चलिए, संधि को मान, संधि कहने का मतलब सिंपल पता क्या हो गया, 2 कंट्री है, अगर कोई समस्या हुई फिर जाके दोनों बैठेगा पास में और एक एग्रीमेंट बनाएगा, उस पर साइन करेगा, उसी को संधि बोलते, एक डील समझ लीजिए। अगर जो संधि कर लिया ना तुमको मानना पड़ेगा, तो वैसे इंडिया भी हर एक संधि को मानता है। उसके बाद हर एक देश की रिस्पेक्ट भी करनी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अगर कोई दूसरे कंट्री के लोग आए ना, उसको बेइज्जत करते फिरेंगे, उनके जो मिनिस्टर आ गए उनको बेइज्जत कर देंगे, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। तो जो भी हमारा कंट्री है और दूसरा कंट्री है, हम उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे, और जो उस कंट्री से लोग आएंगे ना, विदेशी लोग, हम उनको भी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई सिटीजन हो, चाहे उसका कोई बड़ा पोस्ट वाला पर्सन हो, ठीक है। ये हमारा था। और अगर 51 बात ही करता है, ठीक है, शांति के लिए, तो जब यूएन बना था ना, इसी 51 के तहत हमारा यूएन में हम इंडिया जो है हमारा यूएन का मेंबर बना था, ठीक है। बेसिकली इंडिया था हमारा फाउंडिंग मेंबर भी था, ठीक है, 1945 में जुड़ गया था। अब देखिए, जो आपका आर्टिकल 36 लेके 51 तक था, वो था हमारा डीपीएसपी। उसमें सरकार की बनती जिम्मेवारी ताकि हमारे कंट्री का थोड़ा बहुत अच्छा से डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बात, क्या सिर्फ सरकार के करने सब कुछ हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब तक हम लोग, हर एक भारत के जो भी नागरिक है ना, जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे सरकार क्या करती है, उम्मीद करती है कि ठीक है काम करते, हम तो ये सब काम करेंगे। हम कम से कम भारत के नागरिक से भी उम्मीद रखते हैं कि तुम भी कुछ कुछ काम करो। उसी के लिए ना, जो भारत के नागरिक हैं, उस नागरिक के लिए भी 11 का कर्तव्य लिखा गया है, जिसके बारे में इसके आगे जानेंगे। तो वही मैंने बोल दिया था यहाँ पे कि उसी 51 के क में ये भी लिखा गया था, या फिर 51 के ए बोल दीजिए कि ये जो आपका ना वन्य जीव या फिर पर्यावरण को बचाना, ये सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, ये हमारा भी काम बनता है कि हम भी उसको बचाएं। ऐसा नहीं कि एक जानवर भाग गया मान लेते नेशनल पार्क से, तो हम उसको निपटा देंगे, नहीं, ये हमारा भी काम बनता है कि हम वापस उसको भेज दें वहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा डीपीएसपी। मुझे उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया होगा। चलिए, ये था हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। मैंने डीपीएसपी पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब हम देखेंगे नागरिक का जो कर्तव्य है, हम वो देखेंगे, जिसमें 11 हमको कवर करना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे कुछ सीखे होंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सून।